अस्सलाम वालेकुम। पिछली सारी एपिसोड्स के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पे बात की, स्टार्स, ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज और इन सारी बड़ी स्केल की चीज़ों पे। लेकिन आज के एपिसोड हल्का सा अलग है। अलग इस सेंस में है कि हमने पिछली एपिसोड्स के अंदर बहुत छोटे स्केल पे डिस्कशंस नहीं की, और रियलिटी ये है कि उतने छोटे स्केल्स के अंदर भी उतनी ही खूबसूरती है जो आपको बहुत बड़े बड़े स्केल से मिलती है। आज के टॉपिक का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। मेरा नाम हसन अहमद है और आज कहकशां के अंदर हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की। तो हम हर चीज़ को जब देखते हैं जो हमारी इर्द गिर्द होती है, उन पे अगर गौर किया जाए तो ये अंदाज़ा होता है कि ये हर चीज़ डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। वुड और मेटल दोनों आपस में अलग हैं, लाइट और बिजली आपस में अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें बनी किस चीज़ से हैं, इनमें डिफरेंस क्यों आता है? फिजिक्स हमें ये बताती है कि हर चीज़ बहुत छोटे छोटे एटम से बनी है। एटम्स हमें इर्द गिर्द नज़र नहीं आ सकते क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है। अगर ये न्यूटन्स क्रेडल आयरन से बना हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन एटम्स आपस में कंजेस्टेड हैं और वो कंजेस्शन उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से वो आयरन है। अगर किसी और मटेरियल को देखा जाए जैसे गोल्ड एटम से बना हुआ होता है और उन एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, लेकिन वो भी आपस में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं और एक ग्रुप के अंदर हेल्ड टुगेदर होते हैं। इस वजह से आपको वो गोल्ड की सूरत में मिलता है। सिल्वर, जिसका कलर गोल्ड से भी अलग होता है, वो भी एटम्स की कनेक्शन से बनता है और वो एटम्स जब आपस में ग्रुप में होते हैं तो आपको वो सिल्वर की शेप में नजर आते हैं। लेकिन साइंसदान यहाँ नहीं रुके, क्योंकि यहाँ तक हमें फिर भी आइडिया था कि हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। साइंसदानों ने फिर ये देखा कि एटम्स किस चीज़ से बनते हैं और एटम्स के अंदर क्या चीज़ होती है। उनका मेन गोल ये था, ये देखने के लिए कि हमने पूरी यूनिवर्स तो देख ली, हमने उसके साइजेस तो देख ली, हमने देख लिया कि बड़े से बड़े ब्लैक होल किस तरह काम करते हैं और बड़ी सी बड़ी गैलेक्सीज किस तरह काम करती हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि छोटी सी छोटी चीज़ें किस तरह काम करती हैं, उनको किस तरह ऑब्जर्व किया जाए। तो साइंसदानों का ये गोल था कि हम देखते हैं कि कितना छोटा हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और कितना छोटे स्केल पे हम जा सकते हैं, और क्या कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे छोटी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो फिर साइंसदानों ने और टेक्नोलॉजी ईजाद की और स्पेक्ट्रोस्कोपी ईजाद की, और इन सारी टेक्निक से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि एटम्स भी कुछ चीज़ों से बने हुए होते हैं, यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तीन चीज़ें एक एटम को बनाती हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो एटम के अंदर ही मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एटम के इर्द गिर्द मौजूद होता है। साइंसदान यहाँ नहीं रुके, उन्होंने देखा प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा और रिसर्च हुई, काफ़ी सालों बाद अंदाज़ा हुआ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स से बने हुए होते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, एक एटम है, एटम से छोटा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और उससे भी छोटी कोई चीज़ है। तो फिर साइंसदान सोचने लगे कि क्या ये कंटिन्यू होता रहेगा कि हर साल हमें कोई ना कोई और छोटी चीज़ मिल जाएगी और क्या उससे भी और छोटी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन क्वार्क्स के बाद ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ ना सका और साइंसदानों को ये अंदाज़ा हुआ कि क्वार्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्शन एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स से छोटी चीज़ साइंसदानों को अभी तक नहीं मिली और थ्योरीज ये कहती हैं कि कभी मिलेगी भी नहीं। स्विट्जरलैंड के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं लार्ज हैड्रॉन कलाइडर। वो एक्सपेरिमेंट ये करता है कि वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स को आपस में ज़ोर से जाके कलाइड करवाता है, और उस कलिजन की वजह से, जैसे अगर आप दो छोटी बॉल्स को देखें और उनको बहुत ज़ोर से अगर कलाइड किया जाए तो वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हम बहुत छोटे पार्टिकल जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स और इन तरह की चीज़ों को अगर आपस से बम्बार्ड करें तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर हम उनके टुकड़ों को ऑब्जर्व करें तो हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। ये एक्सपेरिमेंट जब कंटिन्यू हुआ तो उनको अंदाज़ा हुआ कि क्वार्क्स और ग्लूऑन से छोटी चीज़ उनको मिली नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये भी तो किसी चीज़ से बनी होगी, कोई फंडामेंटल चीज़ तो होनी चाहिए जिससे हमें अपनी यूनिवर्स समझ आए। फिर आती है स्ट्रिंग थ्योरी। काफ़ी सालों की रिसर्च और मैथमेटिक्स के और सारी फार्मूलाज को सॉल्व करने के बाद साइंसदानों को थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि एक तरीका है कि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रिंग थ्योरी सबसे करीबी वो चीज़ है जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स किस तरह काम करती है और किस तरह चलती है। उन्होंने कहा कि हर चीज़, ग्लूऑन्स, क्वार्क्स, छोटे से छोटी चीज़ जाने के बाद वो पार्टिकल नहीं रहते, बल्कि वो स्ट्रिंग की शेप में आ जाते हैं, और वो स्ट्रिंग काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट कर रही होती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से, और हर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्ड करती है एक डिफरेंट तरह के पार्टिकल।
और वो डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स बनाते हैं डिफरेंट तरह के एटम्स, और वो डिफरेंट तरह के एटम्स बनाते हैं हमारी डिफरेंट तरह की यूनिवर्स। ये इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें कभी एक्चुअली देखी नहीं है। हमने एटम्स को कभी फिजिकली ऑब्जर्व नहीं किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को कभी फिजिकली ऑब्जर्व नहीं किया, हमने ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज और इन सब चीज़ों को तो ऑब्जर्व किया हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें साइंसदानों को भी काफ़ी मुश्किल लगती हैं समझने में। और एक और मसला ये है कि जो सारे लॉज जो हमने पढ़े थे, जो पूरी यूनिवर्स में चलने चाहिए, कुछ लॉज ऐसे हैं जो छोटे स्केल्स पे चलना बंद हो जाता है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जिस पे काफ़ी साइंसदानों ने रिसर्च की कि वो कौन कौन से फिनोमेना हैं जो बड़े स्केल पे चलते हैं लेकिन छोटे स्केल पे आके वो टूट जाते हैं। एक क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत अजीब व गरीब फिनोमेना है। जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा कि हम कहते हैं 1 + 1 = 2 और 1 - 1 = 0। हम अगर 1 - 1 को 0 लिख सकते हैं, तो क्या हम 0 को 1 - 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो खुद ही से एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। और ये बहुत अजीब चीज़ है, क्योंकि हमने पिछली एपिसोड में पढ़ा था कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं से आती है, लेकिन ये उसके खिलाफ जाता है कि वो चीज़ खुद ही से एग्जिस्टेंस में आ जाती है। लेकिन एक कैच है, वो चीज़ जब एग्जिस्टेंस में आती है ना, हमारे आप ये इस तरह से सोच लें कि 1 - 1 अगर 0 होता है तो वो चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है और साथ में उसका एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्टेंस में आता है, कि वो अकेली एग्जिस्टेंस में नहीं आती, साथ में उसका ऑपोजिट वर्जन भी एग्जिस्टेंस में आता है, और वो बहुत कम टाइम के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारे इर्द गिर्द हमें तो लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, लेकिन इवन अ वैक्यूम के अंदर जहाँ पे कोई एटम भी मौजूद नहीं है, इन पार्टिकल्स को कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स खुद ही से एग्जिस्टेंस में आते हैं, लेकिन अपने एंटी पार्टिकल के साथ आते हैं। एक पार्टिकल आता है और उसका एंटी पार्टिकल आता है, जैसे 1 और -1, और उसको आपस में 0 भी लिख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अजीब है समझने में, और मैं समझता हूँ क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें कहीं ऑब्जर्व नहीं की। एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन, जिसने नोबेल प्राइज़ जीता था क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, उसने कहा था कि इफ़ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स देन यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब कि अगर आपको ये लगता है कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ आती है, इसका मतलब आपको नहीं समझ आई। वो चीज़ ही ऐसी है कि आपको नहीं समझ आएगी, और साइंस आप जितनी मर्जी उस पर रिसर्च कर लें, जितना मर्जी आप एक्सपर्ट हो, वो ऐसा टॉपिक है जो हर वक्त आपको बॉदर करेगा और हर वक्त आपके दिमाग से गुजर जाएगा। फिज़िक्स का मतलब ही यही है कि हम उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें और नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो नॉलेज हासिल करें जो और कभी पहले किसी ने नहीं की। तो इवन अगर हमें वो चीज़ समझ नहीं आती, ये एक अच्छा साइन है कि हम फिर भी प्रोग्रेस कर रहे हैं और हर साल हमें कोई नई चीज़ देखने को मिल रही है। और यही स्पिरिट है साइंस का, क्योंकि अगर हमें हर चीज़ मालूम होती तो फिर हम कभी भी रिसर्च में प्रोग्रेस ना करते। अगर हमें हर चीज़ मालूम होती तो फिर साइंस एग्जिस्ट ही ना करती, क्योंकि साइंस का मतलब ही यही है कि हम वो नॉलेज हासिल करें जो हमें पहले मालूम नहीं है।